नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल एचएस एग्ज़ाम नोट्स में। तो दोस्तों, हमने जो टॉपिक शुरू किया है वर्णमाला, उसका हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है और उसका एमसीक्यू हम कर रहे थे। उसमें हमने पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लिया है और उसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 44 तक किए थे और इस वीडियो में हम 45 से लेकर 100 तक करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों, मैंने क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन से हैं? तो लुंठित व्यंजन ल को नहीं कहा जाता, य को नहीं कहा जाता, व को भी नहीं कहा जाता, र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। तो र को लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि र का जब आप उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जीभ लुढ़क रहे, है ना। तो र के उच्चारण में जीभ लुढ़कती सी लगती है, र जो पलट कर ऊपर जाता है र, इसलिए र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? तो पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ल को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है ये भी हम देख लेते हैं। जब आप ल का उच्चारण करेंगे ल, तब हवा जो है वो जीभ के दोनों पार्श्व से निकलता है। पार्श्व मतलब जीभ के दोनों अगल बगल से, ल, इसलिए ल को, केवल ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ ध्वनि मतलब जिसका उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का मतलब यूज होना चाहिए, दोनों का ही उपयोग होना चाहिए, उसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। तो कंठोष्ठ ए के उच्चारण में केवल कंठ का उपयोग हो रहा है, क के उच्चारण में भी कंठ का ही उपयोग हो रहा है, त के उच्चारण में दंत का उपयोग हो रहा है और ओ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का ही उपयोग हो रहा है, इसलिए कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण ओ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो निम्न में स्वर नहीं है। स्वर नहीं है मतलब व्यंजन होना चाहिए। तो ए भी स्वर है, अ भी स्वर है, ओ भी स्वर है, वह हमको दिख रहा है ये व्यंजन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देखें, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत नहीं है मतलब त वर्ग होना चाहिए। इसमें त वर्ग त थ द ध न, तो त वर्ग में आते हैं त थ द ध न। तो ट हमको दिख रहा है ये ट, मतलब इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, ट वर्ग। तो इसमें पूछा क्या है, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है बोल रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट ये दंत नहीं है, बाकी त, ध और द ये दंत हैं। अगला देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। तो क के बाद क्यों आता है? जब हम छ लिखते हैं, ये वाला छ, तो आधा क और षटकोण वाला श मिलकर छ लिखा जाता है, ये वाला, इसलिए आधा क का उपयोग हो रहा है, इसलिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी आधे वर्ण के बाद उसी के समान पूर्ण वर्ण आ जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको संयुक्त व्यंजन नहीं कहते, द्विगुण व्यंजन भी नहीं कहते और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन का उदाहरण जैसे दिल्ली लिखा जाता है, दिल्ली, जिसमें आधा ला और पूरा ला मतलब उसी के समान पूर्ण वर्ण आ गया, उसको हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। जैसे पन्ना लिखा जाता है, पन्ना, उसको भी हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। अगला देखते हैं, निम्न में से वर्तस्य ध्वनि कौन सी है? तो ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ, र तथा ल को वर्तस्य ध्वनिया कहा जाता है। इसमें र हो जाएगा लुंठित व्यंजन और ल ये हो जाएगा पार्श्विक। तो इन दोनों को ही वर्तस्य ध्वनिया कहा जाता है।
अगला देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो हमको पता है वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं। अगला देखते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है, तो अभी मैं बताया नाक और मुंह दोनों से होता है। अगला देखते हैं, यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से अयोगवाह है, तो अयोगवाह हमको पता है अम और अह को अयोगवाह कहते हैं, जिसमें अम को अनुनासिक कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से अयोगवाह विसर्ग हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखें, तो ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ऊष्म और संयुक्त स्वर में नहीं आता, ये व्यंजन के प्रकार हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखें, तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये आ नहीं होगा, अ होगा, केवल अ। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको हम अकारांत कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखें, तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमको पता है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक इसमें सभी वर्ण आते हैं और इसमें 25 वर्ण होते हैं। अगला देखें, तो निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो संघर्षी व्यंजन मतलब जिसके उच्चारण में हमें संघर्ष करना पड़े, तो ये ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, श श श, ये भी सही है। और ख ज फ ये आगत ध्वनि वाला है, इसको भी हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन यर अलावा ये नहीं होगा, तो ए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अधिक श्वास मतलब मैं बताया था, उसको महाप्राण कहते हैं। अगला देखते हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास गले से निकलते समय स्वर तंत्र में कंपन पैदा करता है? तो मैं बताया था कि सघोष के उच्चारण में गले से कंपन होता है और हघोष के उच्चारण में कोई कंपन नहीं होता। सघोष को ही हम घोष कहते हैं। सघोष और घोष ये दोनों एक ही हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सघोष के उच्चारण में गले में कंपन होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प प्राण नहीं होगा, महाप्राण नहीं होगा, सघोष भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अघोष। तो जिनके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है या जिसके उच्चारण में कोई कंपन नहीं होता उसको हम अघोष कहते हैं। जहाँ अघोष सघोष आ जाए वहाँ कंपन वाला ट्रिक लगाना, और जहाँ अल्प प्राण और महाप्राण आ जाए वहाँ आप श्वास वाला ट्रिक लगा देना। जिसके उच्चारण में कम हवा लगे वो हो जाएगा अल्प प्राण, और जिसके उच्चारण में ज़्यादा हवा लगे वो हो जाएगा महाप्राण, और जिसके उच्चारण में कोई कंपन ना हो वो हो जाएगा अघोष, और जिसके उच्चारण में कंपन न हो, हमारे स्वर तंत्र में कंपन न हो, वो हो जाएगा सघोष। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो छ ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? तो मूल स्वर नहीं होगा, घोष वर्ण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण होता है। छ को हमको पता है जो आधा का और षटकोण वाला श से मिलकर बना होता है। अगला हम देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान क ख ग घ, क ख ग घ ड़, तो कंठ से हमको पता है घ का उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ख ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ख ज फ ध्वनियाँ ये आगत ध्वनि है जो अरबी फारसी की है। अगला देखते हैं, निम्न में बताइए कि द्वितीय व्यंजन कौन सा है? तो मैं बताया था द्वितीय व्यंजन ये दिल्ली हो जाएगा, जिसमें उसी के समान पूर्ण वर्ण आ जाए उसको हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ हमको दिख रहा है दिल्ली, इसलिए ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। उत्साह को द्वितीय नहीं कहा जाएगा क्योंकि त के बाद उसी के समान वर्ण नहीं है, अलग है, इसलिए वो नहीं होगा। जैसे उत्तर लिखा जाता है उसको भी हम द्वितीय व्यंजन कहेंगे। अगला देखते हैं, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो अल्प प्राण में बताया था जिसके उच्चारण में कम हवा लगे, तो क ग अ आ थ ध फ भ। तो हम देख रहे हैं कि क और ग के उच्चारण में कम हवा लग रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओष्ठ से उच्चारित नहीं होता। तो ओष्ठ से प वर्ग का उच्चारण किया जाता है प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो इसमें घ हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घ का उच्चारण ओष्ठ से नहीं किया जाता, बल्कि घ का उच्चारण क से किया जाता है, कंठ से, क वर्ग। अगला देखते हैं, मूर्धा से उच्चारित नहीं होता है। तो मूर्धा से हमको पता है ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़। तो ऑप्शन डी हमको दिख रहा है न का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण होता है दंत से, त थ द ध न। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूर्धा से उच्चारित नहीं होता तो न नहीं होता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। तो ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों की सहायता से किया जाता है। अगला हम देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, मतलब उसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। और कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु दोनों का ही उपयोग हो, उसको हम कंठ तालव्य कहते हैं। और कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ, जिनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का ही उपयोग हो, उसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? तो य तथा व को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखें, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन ड़ तथा ड़ को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। निम्न में से दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर मतलब जिसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगना चाहिए। तो अ नहीं होगा, ई नहीं होगा, री नहीं होगा, ऑप्शन बी आ, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला हम देखें तो निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष है मतलब जिसके उच्चारण में कंपन न होता है उसको हम घोष वर्ण कहते हैं। तो देखते हैं, प के उच्चारण में कोई कंपन नहीं हो रहा है, फ के उच्चारण में कोई कंपन नहीं हो रहा है, ट के उच्चारण में कोई कंपन नहीं हो रहा है, द जब आप बोलेंगे तो स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन नहीं है मतलब स्वर होना चाहिए। तो यह हमको दिख रहा है ये व्यंजन है, ज भी व्यंजन है, ख भी व्यंजन है, ऑप्शन ए उ ये स्वर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो हिंदी की श ध्वनि है। तो श का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण तालव्य से होता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ नहीं है मतलब जिसके उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं म के उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, ब के उच्चारण में भी ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, और उ के उच्चारण में भी ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, जबकि आ के उच्चारण में कंठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा थोड़ा कठिन, तो हम कठिन नहीं है, हम सॉल्व कर देते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनि मतलब जिसके उच्चारण में कम हवा लगे उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। इसको एकदम आराम से समझना। तो क के उच्चारण में कम लग रहा है लेकिन ख के उच्चारण में ज़्यादा हवा लग रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ट ड न इसके तीनों के उच्चारण में कम हवा लगा, ठीक है। उसके बाद त थ द
तो थ के उच्चारण में ज़्यादा हवा लग रहा है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। प फ के उच्चारण में भी ज़्यादा हवा लग रहा है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, ये तीनों के उच्चारण में कम हवा लग रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट ड और ड़ा। तो अगला देखिए, तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो घोष नहीं है मतलब अघोष होना चाहिए, और अघोष मतलब जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता उसको हम अघोष कहते हैं। तो हम देख सकते हैं र के उच्चारण में कंपन हो रहा है, त के उच्चारण में नहीं हो रहा है, ज के उच्चारण में भी कंपन हो रहा है, ज, ब के उच्चारण में भी कंपन हो रहा है। तो ऑप्शन बी त ये सही हो जाएगा। त के उच्चारण में कोई कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए पूछा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो ऑप्शन बी त सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो हिंदी शब्दकोश में अम वर्ण के बाद क्या आता है? ये आपको थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा होगा, तो हम बताते हैं। अम के बाद अ आता है। तो अ क्यों आता है? क्योंकि अम को अनुस्वार कहा जाता है और अनुस्वार को हिंदी शब्दकोश में पहले लिखा जाता है, इसलिए अम पहले आएगा अनुस्वार, उसके बाद अ आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो अमात्रिक मतलब जिसमें कोई मात्रा ना हो, तो ऑप्शन डी हमको दिख रहा है करलव, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छ हमको दिख रहा है ये संयुक्त है, त्र भी संयुक्त है, ज्ञ भी संयुक्त है, ऑप्शन डी श ये संयुक्त नहीं है। अगला देखें, तो निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इसको हम अंतस्थ कहते हैं, और ह ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन सी ह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, तो हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और दंत व्यंजन ध्वनि है। तो दंत से हमको पता है त वर्ग का उच्चारण किया जाता है, त थ द ध न, तो त थ द ध न, तो ऑप्शन बी हमको दिख रहा है द, इसलिए ऑप्शन बी द सही हो जाएगा। अगला हम देखें, तो हिंदी के स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो ओष्ठ से हमको पता है प वर्ग का उच्चारण किया जाता है, प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो ऑप्शन ए हमको दिख रहा है भ, ये, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भ भी महाप्राण में आते हैं और घोष भी है और स्पर्श में भी आते हैं। अगला हम देखते हैं, हिंदी की ब ध्वनियाँ हैं। तो ब का उच्चारण दंत से नहीं किया जाता, ब का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है, तालव्य से भी नहीं, कंठ से भी नहीं। अगला हम देखें, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो मूर्धा से हमको पता है किसका उच्चारण किया जाता है, ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है, ट ठ ड ढ ढ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हम देखें, तो किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ और तालु दोनों की सहायता से जिसका उच्चारण हो उसको कंठ तालव्य कहते हैं। तो कंठ और तालु पूछा है, तो ह का उच्चारण केवल कंठ से होता है, ओ का उच्चारण ओ मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और छ का उच्चारण हमको पता है च छ ज झ न, च वर्ग, इसका उच्चारण तालु से होता है। अगला हम देखें, तो निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी मतलब जिसके उच्चारण में हमको संघर्ष करना पड़े, तो क नहीं होगा, ह हो जाएगा, ह के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है, म नहीं होगा, थ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हम देखें, तो दंतोष्ठ से उच्चारित किया जाता है। तो दंतोष्ठ से उच्चारित मतलब जिसके उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो उसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। तो त का उच्चारण केवल दंत से किया जाता है, त, थ का उच्चारण भी दंत से किया जाता है, और ड का उच्चारण ट वर्ग में किया जाता है, ट ठ ड ढ ढ, व का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हम देखें, तो निम्न में अर्धस्वर कौन से हैं? तो अर्धस्वर य को अर्धस्वर कहा जाता है, य तथा व को अर्धस्वर कहा जाता है,
तो ऑप्शन ए में हमको यह दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देखें तो निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ और ओष्ठ, जिसके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग हो, तो ओ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है। और क ख ग इसका उच्चारण केवल कंठ से किया जाता है। अगला हम देखें तो निम्न में से अनुस्वार है, तो अम को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है। अगला हम देखें तो ऊ का उच्चारण स्थान है, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला हम देखें तो ई का उच्चारण स्थान है, तो ई का उच्चारण ई कहाँ से उच्चारित किया जाता है? तो ई तालु से उच्चारित किया जाता है। अगला हम देखें तो ह का उच्चारण स्थान है, तो कंठ से ह का उच्चारण किया जाता है, ह। अगला हम देखें तो री का उच्चारण स्थान है, तो री कंठ से नहीं किया जाता, तालु से नहीं किया जाता, दंत से भी नहीं किया जाता, मूर्धा से री का उच्चारण किया जाता है। अगला हम देखें तो ज का उच्चारण स्थान है, यह ज के नीचे छोटा सा बिंदु है, इसको हम नुक्ता कहते हैं। ज आया है इसलिए इसका उच्चारण दंत से हो जाएगा। अगर सिंपल ज होता तो क्या होता? च छ ज झ या च छ ज झ या तालव्य हो जाता, लेकिन यहाँ नुक्ता है इसलिए दंतव्य हो जाएगा। ये आगत ध्वनि वाला ज है। अगला हम देखें तो फ का उच्चारण स्थान है, तो फ के नीचे हम देख रहे हैं यहाँ नुक्ता है छोटा सा, तो फ, इसलिए इसका उच्चारण दंतोष्ठ हो जाएगा। दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से इस वाले आगत ध्वनि वाले फ का उच्चारण किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर केवल फ रहता तो प फ ब भ म ओष्ठ से उच्चारित किया जाता। यहाँ फ के नीचे नुक्ता है इसलिए दंतोष्ठ सही हो जाएगा। और यहाँ का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वर तंत्र में कंपन पर आधारित है, तो हमको पता है सघोष अघोष कंपन पर आधारित है, जबकि अल्प प्राण महाप्राण श्वास पर आधारित है। अब संपूर्ण वर्णमाला को हम एक नज़र में देखें तो क्या क्या हमने इसमें जाना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के इस विवत्सित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 52 वर्ण हैं और मानक हिंदी में 11 स्वर हैं तथा 33 मूल व्यंजन हैं। और स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और प्लुत स्वर में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। और उच्छिष्ट व्यंजन हम 2 देखे हैं, डा और डा, ये दोनों को उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, तो कौन कौन से? छत्र, ज्ञश्र और अयोग वाह अम और आह को कहा जाता है, जिसमें अम को अनुनासिक कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यर लवा, और उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श श शह। और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, इसमें जितने भी वर्ण आते हैं उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण, इसको भी हम देख चुके हैं वीडियो में। तो प्रयत्न के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला श्वास की मात्रा पर आधारित, इसमें आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। और दूसरा है स्वर तंत्री में कंपन पर आधारित, और इसमें आते हैं अघोष और सघोष। तो प्रयत्न के आधार पर, श्वास की मात्रा पर आधारित और स्वर तंत्र में कंपन पर आधारित, ये 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद है उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर भी वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला हम देखते हैं कंठ। तो कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है? तो कंठ से अ, आ तथा क वर्ग क ख ग घ ड़, इसके अलावा ह और विसर्ग अह, इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है। आप याद रखना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है। इसके बाद है तालु। तो तालु से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है?
तो तालु से ई, छोटा ई और बड़ा ई। इसके अलावा च वर्ग च छ ज झ या। इसके अलावा य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु से किया जाता है। आप याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है मूर्धा। तो मूर्धा से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है? तो मूर्धा से री का उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ। इसके अलावा र श और ये द्विगुण व्यंजन ड और ड, इसका उच्चारण भी मूर्धा से ही किया जाता है, तो आप याद रखना। इसके बाद है दंत। तो दंत से त वर्ग का उच्चारण किया जाता है, त थ द ध न। इसके अलावा ल स और ज, ये ज आगत ध्वनि वाला है ज, इसका उच्चारण भी दंत से किया जाता है। इसके बाद है ओष्ठ। तो ओष्ठ से उ, छोटा उ और बड़ा उ। इसके अलावा प फ ब भ म, प वर्ग का भी उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है। इसके बाद है नासिक्य। तो नासिक्य मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में नासिका, मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हो उसको हम नासिक्य कहते हैं। तो नासिक्य से वर्ग के सभी पंचमाक्षर का उच्चारण किया जाता है। स्पर्श व्यंजन वाला चार्ट में आप आखिरी कॉलम देखेंगे तो उसमें जितने भी वर्ण आते हैं ड़, या, ड़, न और म, इन सभी का उच्चारण नासिक्य से ही किया जाता है। इसके अलावा जिसको अनुस्वार कहा जाता है, इसका उच्चारण भी नासिक्य से किया जाता है। यहाँ इया भी आएगा, वो टाइप नहीं हुआ है इया, तो आप लगा लेना वर्ग के पंचमाक्षर। इसके अलावा कंठ तालव्य। तो जिसके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का उपयोग हो उसको हम कंठ तालव्य कहते हैं। तो ए और ए, ये दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य, कंठ और तालु दोनों की सहायता से किया जाता है। इसके बाद है कंठोष्ठ। तो जिसके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग हो उसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। तो ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ से किया जाता है, मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से ओ और औ, ये दोनों वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है दंतोष्ठ। तो दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण हो उसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। तो व और फ, ये फ आगत ध्वनिया वाला है, तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण दंतोष्ठ से किया जाता है। तो अगला हम देखे थे श्वास के अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो श्वास के अवरोध की प्रक्रिया, मतलब श्वास की अवरोध की प्रक्रिया में हम क्या क्या देखे थे? तो पहला था स्पर्शी। तो स्पर्शी वही वाला स्पर्शी 25 जिनकी संख्या होती है, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। इसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक इसमें सभी वर्ण आते हैं। इसके बाद हम देखे थे स्पर्श संघर्षी। तो ये स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए और जिसके उच्चारण में संघर्ष भी करना पड़े, मतलब थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, तो ये होता है वन एंड ओनली च वर्ग च छ ज झ या, इसको हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इसके बाद हम देखे थे प्रकंपी या लुंठित व्यंजन। तो केवल र को प्रकंपी या लुंठित व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ लुढ़कती सी लगती है, प्रकंपी र, इसलिए र को प्रकंपी या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन केवल ल को कहा जाता है। तो ल को पार्श्विक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ल के उच्चारण में हवा जो है वो जीभ के दोनों अगल बगल से निकलती है, ला, इसलिए ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला हम देखें तो संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो संघर्षी जिसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, तो ये होते हैं उष्म व्यंजन श श श ह, और इसके अलावा आगत ध्वनि वाला ज ख ज फ, इसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद अर्धस्वर। तो अर्धस्वर य तथा व को अर्धस्वर कहा जाता है। इसके बाद नासिक्य व्यंजन। तो जिसके उच्चारण में नासिक्य
मुंह और नाक दोनों का उपयोग हो उसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। तो ये है वर्ग के पंचमाक्षर और अनुस्वार, इसको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा और मेहनत पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हम इसी प्रकार के अगले नए टॉपिक में।